आज हम लोग गंगा व उसकी सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में अध्ययन किया था। उसी तरह से आज गंगा व उसकी सहायक नदियाँ और फिर उनके बारे में जो भी तथ्य हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गंगा नदी। सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये यहाँ पर गंगोत्री नामक स्थान है। गंगोत्री ग्लेशियर है, यहीं से जो है इसकी उद्गम होती है। ये उत्तराखंड में पड़ता है, ये महान हिमालय में स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर। फिर ये गंगा नदी उत्तराखंड में बहती है, मैं बताऊंगा उत्तराखंड में कैसे बहती है। फिर उत्तराखंड में ये बहती हुई आगे बढ़ती है दक्षिण पूर्व दिशा में, हरिद्वार में ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। फिर ये उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों को सिंचित करती हुई आगे बढ़ती है। हम यहाँ तक रुकेंगे। देखिए, गंगा नदी है, जब इसकी यहाँ से उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो ये कई शाखाओं में यहाँ पर बहती है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उत्पत्ति होता है। इसके साथ इसके कई और नदियाँ आकर इसमें मिलती है, जैसे भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, काली, पिंडर, अनेक नदियाँ आकर यहाँ पर समाहित होती है और अंतिम रूप से यहाँ पर देवप्रयाग में मिलकर अंतिम रूप से ये गंगा के नाम से जानी जाती है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, इसके पहले यहाँ की स्थिति गंगा के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर गंगा नदी दो भागों में आता है। एक भागीरथी प्लस अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दो भागों में आती है। अलकनंदा नदी में कई नदियों का समाहित होता है। क्योंकि होता क्या है कि जब ये पर्वतीय भागों में नदियाँ जब निकलती है, ग्लेशियर पिघलते हैं, जब जल नीचे आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये पर्वतों के बीच में संकीर्ण खाइयों में ये बहती है नदियाँ, इसीलिए ये कई शाखाओं में बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, ऐसे ये पर्वत है, अगर यहाँ पर ग्लेशियर है इसके, तो ऐसा तो नहीं कि ये सब ग्लेशियर पिघलेंगे तो किसी एक ही रास्ते से निकले। ये यहाँ से भी निकल सकते हैं, यहाँ से भी निकल सकते हैं, ऐसे भी निकल सकते हैं। हो सकता है कि ये निकलने के बाद से कहीं आगे जाकर और कहीं एक में जो है ये समाहित हो जाए। तो इसी तरह से यहाँ की स्थिति उत्तराखंड में देखी जाती है, जहाँ से ये गंगा नदी का उद्गम होता है, उस क्षेत्र में स्थिति देखी जाती है। तो मैंने यहाँ बता रहा था, ये भागीरथी और अलकनंदा दो धाराएं निकलती हैं यहाँ पर गंगोत्री में। चूँकि गंगोत्री से भागीरथी नदी ही निकलती है, अलकनंदा उसके पास के ग्लेशियर से निकलती है, जस्ट उसके बगल से ही निकलती है, समझ लीजिए। उसको ज़्यादा मैप में कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद से ये भाग होता क्या है कि जब ये ऐसे में यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये इधर हम बना देते हैं, यहाँ पर करते हैं। तो हम बता रहे थे कि यहाँ पर गंगा नदी दो शाखाएं आती हैं, एक भागीरथी, एक अलकनंदा। देखिए कैसे आती हैं, यहाँ पर मैप में कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं अलग से बता देता हूँ इस एरिया के बारे में आप लोग को, कैसे कैसे गंगा में कुछ नदियाँ समाहित होती हैं पार्टिकुलर एक पर्वतीय क्षेत्रों में। ये देख लीजिए, ये आपका जो है
अलकनंदा है, ये अलकनंदा नदी है, सीधी मैंने खींच दिया, ये अलकनंदा है, अलकनंदा नदी है। और ये आ रही है आपकी भागीरथी नदी। ये भागीरथी नदी है। अब इस भागीरथी नदी तो ऐसे आती है, इसमें कोई नदियाँ नहीं समाहित होती, लेकिन अलकनंदा नदी में बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ मिलती है। जैसे ही अलकनंदा आगे निकलती है तो यहाँ पर सबसे पहले एक धौली गंगा नाम की नदी मिलती है। हम लिख देता हूँ, धौली गंगा, थोड़ी ऊंचाई पर है। जैसे इसका उद्गम होता है, जस्ट थोड़े दूर आगे निकलने पर धौली गंगा नदी मिलती है। और ये जो मिलती है, इसको जाना जाता है, इस स्थान को बोला जाता है विष्णु प्रयाग। इसको बोला जाता है विष्णु प्रयाग। अर्थात अलकनंदा जैसे आगे बढ़ी, धौली गंगा नदी मिली, और जहाँ मिली उसको विष्णु प्रयाग बोला जाता है। जैसे आप लोग अक्सर सुने होंगे, एक हम लोग का शहर भी है प्रयाग राज, उसका नाम क्यों प्रयाग पड़ा? प्रयाग का ये एक भौगोलिक नाम है प्रयाग, जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती है, उसको प्रयाग कहा जाता है। सिंपल अगर समझाएं आप लोग को तो यहाँ पर धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है, धौली गंगा, तो इसको विष्णु प्रयाग कहा जाता है। फिर ये नदी फिर आगे बढ़ती है। फिर कुछ दूर जाने के बाद से यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है, जिसको कहा जाता है नंदाकिनी। नंदाकिनी, इसको कहा जाता है नंदाकिनी। और जहाँ मिलती है, इस स्थान को कहा जाता है नंदप्रयाग। इसको कहा जाता है नंदप्रयाग। फिर दूसरी नदी मिली, कौन सी नदी? नंदाकिनी। और जिस स्थान पर मिली उसको क्या कहा गया? नंदप्रयाग। फिर कुछ दूर आगे बढ़ती है ये नदी, इन दोनों नदियों के जल को समाहित करते हुए। फिर यहाँ पर एक पिंडर नदी मिलती है, आकर मिलती है पिंडर, उसका नाम पिंडर है। पिंडर नदी मिलती है, जिसको कहा जाता है, एक बात मैं चलिए आगे बताता हूँ। ये पिंडर नदी है, और जिस स्थान पे मिलती है वहाँ पर भी एक प्रयाग बनता है, जिसको कहा जाता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। फिर ये नदी आगे बढ़ती है, और फिर आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर काली नदी आकर मिलती है। काली नदी ऐसे आकर मिलती है, काली नदी इस, और जिस स्थान पर मिलती है इसको कहा जाता है कर्णप्रयाग। इसको कहा नहीं सॉरी, रुद्रप्रयाग। इसको कहा जाता है रुद्रप्रयाग। फिर इसके बाद से अंतिम रूप से यहाँ पर देखिए, मूलतः आपकी गंगा नदी यही है। ये यमुनोत्री से, गंगोत्री से यही भागीरथी नदी ही निकल रही है यहाँ, गंगोत्री से, जो यहाँ से निकल रही है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से। हालांकि एक भागीरथी नदी एक बंगाल में भी बहती है, वो अलग है, यहाँ से उसको मत जोड़ लीजिएगा कि वही भागीरथी नदी है। तो ये गंगोत्री से ही निकलती है भागीरथी नदी। और ये अलकनंदा नदी में जो इतनी नदियों को समाहित करके आ रही है, यहाँ पर जब मिलती है तो इसको कहा जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग। और देवप्रयाग से जैसे ये नदी आगे बढ़ती है तो ये किस नाम से जाना जाता है? ये गंगा के नाम से जानी जाती है, गंगा के नाम। ये देवप्रयाग आपका ठीक हरिद्वार के ठीक उत्तर साइड में स्थित है। तो यहाँ पर ये फाइनल रूप से गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ से लेकर
और यहाँ तक की ये स्थिति होती है, यानी अर्थात पर्वतीय एरिया में गंगा नदी का स्ट्रक्चर ये होता है। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कभी देखिए यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी जो है कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं कि विष्णु प्रयाग में किन किन नदियों के मिलने से विष्णु प्रयाग बनता है, या विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ समाहित होती हैं। तो विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी, अलकनंदा और धौली गंगा। देखिए ये सीधे स्ट्रेट जो लाइन मैं खींचा हूँ ये अलकनंदा नदी है। अलकनंदा और धौली गंगा विष्णु में मिलने से विष्णु प्रयाग में मिलते हैं। फिर नंदाकिनी और अलकनंदा नदी ये मिलता है, नंद प्रयाग बनता है। फिर जो है पिंडर नदी आकर मिलती है तो वहाँ कर्ण प्रयाग बनता है। फिर काली नदी आकर मिलती है, यहाँ रुद्र प्रयाग बनता है। फिर इसके बाद से अंतिम रूप से भागीरथी नदी आकर मिलती है मंदाकिनी अलकनंदा में, तो यहाँ पर देव प्रयाग होता है। और फिर जब ये फाइनल ये मिल जाती है तो यहाँ से जैसे ही हरिद्वार में आगे बढ़ता है, हरिद्वार से आगे गंगा, ये इन नदियों का नाम, चूँकि यहाँ तक गंगा नदी नहीं कहा जाता है, फिर यहाँ से अंतिम रूप से देव प्रयाग के आगे इसको गंगा नदी के नाम से जाने लगता है। फिर एक अब हम गंगा नदी पे आते हैं। तो मैंने बताया आप लोग को कि गंगोत्री से गंगा निकलती है अनेक नदियों को समाहित करती हुई, और हरिद्वार के आगे मैदानी भागों में, रुड़की के पास ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। शुरू में इसके चारित्रिक विशेषता ये है कि गंगा नदी तल छठ का, यानी ये नीचे जो तल को काटती है वो बहुत कम काटती है। उसके कारण ये है कि ये पठारी और ये पथरीले भागों में ये बहती है। कहीं कहीं ये नदियाँ गुम भी हो जाती हैं, जैसे वहाँ पर पर्वतीय भागों की नदियाँ होती हैं, कभी कभी वो पत्थरों के नीचे भी बहने लगती हैं। तो इनको जो है अपने तल छठ काटने का अवसर बहुत कम प्राप्त होता है, इसलिए इनकी वेग की धारा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है, इनको समतल भूमि मिलते हैं, इनको मुलायम मिट्टी मिलती है, इसलिए ये तल छठ को काट कर अपनी चौड़ाई और गहराई दोनों बढ़ा लेती है। तो यहाँ से फिर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और फिर आगे बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश को सिंचित करती हुई बिहार तक जाती है। बिहार में और बंगाल के यहाँ जब बॉर्डर पे पहुँचती है, यहाँ पर इधर तो बांग्लादेश है, यहाँ बॉर्डर पे जैसे ही पहुँचती है ये नदी, यहीं पर एक फरक्का डैम है, यहाँ फरक्का डैम बनाया गया है, आप लोग जानते भी होंगे, नाम सुने होंगे। यही फरक्का के पास ये नदी दो भागों में बट जाती है। एक पश्चिम बंगाल की तरफ आ जाती है, पश्चिम बंगाल में बहती है, और दूसरा आगे बढ़ती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर इसको और स्टेट कर देते हैं ऐसे। तो सबसे पहले जो है, जो बांग्लादेश ये पश्चिम बंगाल में बहती है उसको देख लेते हैं। तो जैसे ये पश्चिम बंगाल में यहाँ से दो शाखाओं में बटकर पश्चिम बंगाल में बहती है, तो इसका नाम हो जाता है हुगली। इसका नाम हो जाता है हुगली। और फिर ये हुगली बहती हुई यहाँ पर आकर दामोदर भागीरथी नदियों को समाहित करती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं दामोदर भागीरथी नदी, यहाँ पर आकर फाइनल रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी। अब देखिए इसका क्या होता है, जो दूसरी शाखा है इसको पश्चिमी शाखा और इसको पूर्वी शाखा भी बोलते हैं। ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा।
बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा, और पद्मा के नाम से ये बांग्लादेश में बहती है। फिर आगे जाने पर दक्षिणी बांग्लादेश में जैसे ही पहुंचती है उसी समय एक और बहुत बड़ी नदी भारत की आकर ये मिलती है इससे। वो कौन सी नदी होती है? वो होती है, आगे हम उसके बारे में बताएंगे, वो होती है ब्रह्मपुत्र, जो ऐसे बहती हुई पूर्वोत्तर भारत में ऐसे बहती हुई पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम आदि राज्यों में बहती हुई ये आकर यहाँ पर पद्मा अर्थात गंगा से मिल जाती है। और जब मिलती है तो चूँकि दो महत्वपूर्ण नदियाँ मिल रही हैं, दो भारत की बहुत बड़ी नदियाँ मिल रही हैं, और ये नदियाँ ये एकदम अपने प्रौढ़ा अवस्था में पहुँच चुकी रहती है। इसके नदियों में बहुत सारे जो है अवसाद इनके जल में समाहित होते हैं। नदियाँ के जल में उतनी धाराएं नहीं होती है, तो ये नदियाँ यहाँ विसर्पण करते हुए चलने लगती है और पानी फैलने लगता है। विसर्पण अर्थात ऐसे ऐसे चलने लगती है, बलखाती हुई चलने लगती है, और इसके जो है जो जल संग्रह होते हैं वो फैलने लगते हैं। तो यहाँ पर बाढ़ तो लाती है, उसके साथ ही जो है यहीं पर अपने मुहाने पर अर्थात बंगाल की इस खाड़ी में गिरने से पहले यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा का, जो यहाँ पर भारत से लेकर और ये बांग्लादेश के बीच में फैला हुआ है। तो यहाँ का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। फिर देखिए क्या होता है, जैसे ये दोनों के मिलने के बाद ये आगे बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। अंतिम जब एकदम दक्षिणी बांग्लादेश में पहुंचती है समुद्र से गिरने से पहले, तो इसका नाम हो जाता है मेघना, और मेघना के नाम से समुद्र में गिर जाती है। तो ये गंगा की उद्गम से लेकर समुद्र में समाहित होने तक की कहानी है। देखिए मैं बता देता हूँ, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा, हरिद्वार के बाद मैदानी भागों में प्रवेश करती है, पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश को, फिर बिहार को सिंचित करती हुई फरक्का पहुँचती है, और फरक्का में ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। पहली शाखा जिसको पूर्वी शाखा कहते हैं, ये पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, और इसको हुगली के नाम से जाना जाता है, जिसके किनारे कलकत्ता शहर स्थित है। दूसरी शाखा जो पूर्वी शाखा के नाम से जाना जाता है, ये बांग्लादेश में प्रवेश करता है। बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा, और फिर आगे जाने पर दक्षिणी बांग्लादेश में जैसे ही पहुंचती है तो ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र का नाम भी यहाँ जमुना होता है, आगे मैं बताऊंगा। ब्रह्मपुत्र से मिलती है और यही मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा। फिर ये आगे बढ़ती है और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में अंतिम रूप से समाहित हो जाती है। तो ये गंगा है। और गंगा के बारे में एक दो और फैक्ट बता दूं, ये भारत, इसमें कोई आपको नई जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है कि ये लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ये कुल 4 राज्यों में बहती है। इसके अलावा इसकी ट्रिब्यूटरी अर्थात इसकी सहायक नदियाँ लगभग जो है 10 राज्यों में फैली हुई है। तो ये गंगा की उत्पत्ति से लेकर मेघना की ये बंगाल की खाड़ी तक की पहुंचने की इसकी गंगा की कहानी है।